दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषय पर आधारित है। यह टॉपिक सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 के सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए आज के हमारे आर्टिकल में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा की गई है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज और प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। नब्बे के दशक में जब भारत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा दूरदर्शी निर्णय लिया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की। यह निर्णय था ग्लोबलाइजेशन का। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे को ही बदल कर रख दिया। 90 के दशक से पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। हालांकि इस वैश्वीकरण ने सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। आपको बता दें कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार, शिक्षा, संगठनात्मक विकास और साझा सांस्कृतिक मानचित्र को मजबूत करना होता है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में मुगलों का शासन था। इस दौरान भारतीय व्यापार उन्नत अवस्था में था और अर्थव्यवस्था मजबूत थी। उस समय भारत विश्व का प्रमुख निर्यातक देश था। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन किया, तो उन्होंने सिर्फ भारतीय संसाधनों से अपने और इंग्लैंड के खजाने को ही भरने का काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भारतीय उद्योग नष्ट हो गए और भारत गरीब देशों में गिना जाने लगा। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% थी। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र होने के बाद भारत आत्मनिर्भरता, समाजवादी योजना और सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहता था। हालांकि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। भारतीय आर्थिक नीतियां पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संचालित की जाती थी। सरकार का निजी क्षेत्र में दखल बहुत अधिक था। किसी भी तरह के उत्पादन, आयात, तकनीकी सहयोग या विदेशी मुद्रा तक पहुंच के लिए सरकारी परमिट जरूरी था। औद्योगिक बैंक और निजी क्षेत्र की कंपनियां न के बराबर थीं। भारत उस समय खाद्यान्न उत्पादन में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं था। बीच बीच में सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की मार से कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ था। इन सब वजहों से भारत का आयात निर्यात की तुलना में काफी अधिक बढ़ गया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि देश का राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा था और 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था गिरावट की चरम पर पहुंच गई थी। स्पष्ट रूप से एक नई नीति की आवश्यकता थी। यूएसएसआर के पतन से पता चल चुका था कि अधिक समाजवाद देश का भविष्य नहीं हो सकता है। इन्हीं परिस्थितियों में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। इसका परिणाम ये हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 1991 में लगभग 0 से बढ़कर वर्तमान में $580 अरब हो गया। आइए अब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव की चर्चा करते हैं। गौरतलब है कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण से भारत में जीडीपी विकास दर में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण से भारत में वृद्धि के साथ तेजी से आर्थिक विस्तार हुआ है। हालांकि यह वृद्धि असमान रही है, जिससे
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं। साथ ही आय असमानता भी बढ़ी है। लेकिन अगर ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो वैश्वीकरण के बाद से अर्थव्यवस्था का विकास ही हुआ है। वैश्वीकरण और उदारीकरण से पहले आयात शुल्क काफी अधिक बढ़ गया था। कुछ वस्तुओं पर तो आयात शुल्क 300% से अधिक हो गया था और कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 90 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों ने आयात शुल्क को धीरे धीरे 300% से घटाकर वित्त वर्ष 2010-11 तक औसतन 12% कर दिया। इन आर्थिक सुधारों के तहत निजी क्षेत्र के निवेश और आयात पर लगे प्रतिबंध को तेजी से हटाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आशातीत वृद्धि हुई है। पिछले 23 वर्षों यानी 2000 से सितंबर 2023 तक देश में कुल एफडीआई प्रवाह लगभग $950 बिलियन हो गया है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से भारत में निवेश के माहौल में काफी सुधार हुआ है। इसका मुख्य कारण भारत में एफडीआई नियमों में आसानी को माना जाता है। भारत आज कारोबार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में शीर्ष 100 क्लबों में शामिल है। यह 90 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों का ही फल है कि वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। लेकिन वैश्वीकरण और उदारीकरण ने सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को ही नई पहचान प्रदान नहीं की, बल्कि भारतीय समाज के ताने बाने को भी गहराई से प्रभावित किया। आइए देखते हैं कि इन आर्थिक सुधारों का भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण ने भारत में सामाजिक संरचनाओं को नया आकार दिया है, जिससे प्रवासन, शहरीकरण और सामाजिक गतिशीलता के पैटर्न प्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण के पहले आमतौर पर लोग गांव में रहने को अधिक प्राथमिकता देते थे, लेकिन वैश्वीकरण के बाद लोगों की प्राथमिकताओं में परिवर्तन आया है। लोगों का गांव से शहरों की ओर प्रवास बढ़ने लगा। लोगों का झुकाव खेती को छोड़कर नौकरी की तरफ ज्यादा होने लगा। रोजगार की तलाश में जब अधिक लोग शहर की तरफ आने लगे, तो इस प्रवासन के कारण शहरों में मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों का प्रसार हुआ। बढ़ते नगरीकरण ने लोगों को आधुनिक शिक्षा के प्रति भी प्रेरित किया। शहरों में रह रहे लोग अपने बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे। इस आधुनिक शिक्षा से नई पीढ़ी के युवाओं में पश्चिमी सभ्यता की ओर भी झुकाव बढ़ने लगा। संयुक्त परिवार की अवधारणा भी इस काल में टूटने लगी और ज्यादातर लोग छोटे परिवार को अधिक महत्व देने लगे। साथ ही लोगों की खान-पान की रुचि में भी बदलाव आने लगा। बड़े शहरों में तेजी से चाइनीज, थाई, इटालियन कुजीन परोसने वाले रेस्तरां खुलने लगे। साथ ही युवा आधुनिक वैश्विक फैशन को अपनाने लगे। चूंकि भारत की अधिक जनसंख्या के कारण विश्व के प्रमुख देश इसे एक बड़े बाजार के रूप में देखते थे, इसलिए भारत में बहुत सारे विदेशी ब्रांड्स के शोरूम खुलने लगे। एक तरह से देखा जाए तो इस वैश्वीकरण ने हमारे सामाजिक ताने बाने का वैश्विक ताने बाने के साथ एकीकरण कर दिया और इसने भारतीय समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डाला है। एक और जहां वैश्विक संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति का एकीकरण हुआ है, वहीं इस वैश्वीकरण के प्रभाव से कुछ भारतीय मूल्यों और सामाजिक पहलुओं का पतन भी हो रहा है। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। चूंकि अंग्रेजी को वैश्विक भाषा समझा जाता है, क्योंकि यह विश्व के अधिकांश देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक ही था। हालांकि भारत में अंग्रेजी भाषा का चलन ब्रिटिश काल से शुरू हो गया था, लेकिन तब इसका प्रभाव कुछ वर्ग विशेष तक ही सीमित था। लेकिन आज यह भाषा भारतीय समाज पर इतनी अधिक हावी हो गई है कि माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलने पर ही अधिक जोर देते हैं। और जबकि भाषाई विविधता से संपन्न हमारे देश में आज लोग भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। यह उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि वैश्वीकरण की आड़ में हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हालांकि इसमें गलती वैश्वीकरण या आर्थिक सुधारों की नहीं है, बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैश्वीकरण का लाभ उठाते हुए अपनी संस्कृति को भी संरक्षित करें
और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार करे। ऐसे में देखते हैं आगे की राह क्या हो। निष्कर्षतः भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव जटिल और बहुआयामी है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक संरचनाओं के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। जबकि वैश्वीकरण ने देश में आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और सांस्कृतिक आदान प्रदान किया है, इसने सांस्कृतिक एकरूपता, असमानता और सामाजिक विखंडन जैसी चुनौतियां भी पेश की हैं। आगे बढ़ते हुए नीति निर्माताओं, नागरिक समाज और व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे वैश्वीकरण के अवसरों और चुनौतियों का इस तरह से सामना करें जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे, साथ ही सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करे और सामाजिक असमानताओं को दूर करे। भारत संवाद, सहयोग और न्याय संगत विकास को बढ़ावा देकर भारतीय मूल्यों की रक्षा करते हुए वैश्वीकरण के लाभों का उपयोग कर सकता है। तो चलिए नोट करते हैं आज के सवाल को। वैश्वीकरण के इतिहास का संक्षिप्त विवरण देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।